नमस्कार बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। बच्चों, आज के जो मेरे वीडियो में हैं, हम आज आते हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम, जिसे बच्चों मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो ये जो भारत परिषद अधिनियम थे, इनकी शुरुआत एक्चुअली में 1774 का जो 73 का जो रेगुलेटिंग था 1774 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उससे इनकी शुरुआत हुई। उसके बाद 83 का एक्ट आया, उसके बाद 91 का आया, इसके बाद 1809 में आया, फिर 19 में आया, इस तरह फिर 30 में आया, फिर 51 में आया, 1861 में आया, 1892 में आया। 1892 का जिक्र मैंने उदारवादियों के समय कर दिया था कि 1892 का जो एक्ट था वो उदारवादियों के प्रभाव से ही ब्रिटिश सरकार लेके आई थी, लेकिन उसमें जो प्रावधान थे उसे उन्होंने नहीं माना और इस तरीके से उदारवादी उस एक्ट से संतुष्ट नहीं हुए। 1858 का एक्ट भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। वो हम एक काम कर सकते हैं, अभी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और हम जब इनका संवैधानिक और वैधानिक विकास पढ़ेंगे, ये पूरा टॉपिक बच्चों इसमें आएगा कि ब्रिटिश सरकार का संवैधानिक विकास। तो हम शुरुआत से 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे शुरुआत करेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई, तो जब उसको आपको पता है बच्चों 1773 में ही क्यों आया रेगुलेटिंग एक्ट, आप याद कीजिए ज़रा, थोड़ा अपनी स्मृति पे जोर डालिए क्या हुआ ऐसा। बच्चों, द्वैध शासन का तो आप लोगों को याद होगा, जो क्लाइव के समय में 1767 से उस समय बंगाल में पूरा जो फौजदारी निजामत के जो अधिकार थे वो अंग्रेजों ने ले लिया। आपको पता है वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक फर्म थी, व्यापारिक संस्था मात्र थी, वह अब एक राजनीतिक शक्ति बन गई। अब राजनीतिक शक्ति है तो फिर वो अपने अधिनियम भी जारी करेगी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक शक्ति होती है वो शासन संचालन में किस तरीके से उनके नियम क्या रहेंगे। तो पहली बार एक अधिनियम यानी एक्ट बना। तो एक्ट कौन बनाता है? आम पॉलिटिकल साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि एक्ट जैसे हमारी पार्लियामेंट, कैबिनेट, ये पार्लियामेंट बनाती है, कैबिनेट पास करती है और उन्हें लागू करवाती है। तो जो एक्ट बना, तो जो एक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, विनियोजित करने के लिए। समझते हो बच्चों रेगुलेट क्या होता है? रेगुलेशन अपन कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, सुना होगा आपने टर्मिनोलॉजी। रूल्स एंड रेगुलेशन यानी नियम और विनियम, यानी किसी भी व्यक्ति को, संस्था को हम नियमों से और विनियमों से संचालित करते हैं तो वो होता है कि उसको रेगुलेट करना। तो चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जितनी भी कार्य विधियाँ थी, क्रिया विधि, जो भी कार्य वो यहाँ कर रही थी, उसकी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के पास जाने लगी थी। और इसके बीच एक काम और हो गया कि कंपनी ने कुछ उधारी और मांग ली ब्रिटेन की सरकार से कि हम तो बर्बाद हो रहे हैं, हमें पैसे दे दो, हम घाटे में जा रहे हैं, इंडिया में गए है तो व्यापार करने। तो उन्हें लगा यार इनके जो गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर है, जो ICS के एग्ज़ाम पास करके भारत में पोस्टिंग पाते हैं, वो जब वापस इंग्लैंड में आते हैं तो वो तो इतने धन संपन्न है, उनका तो एक अलग ही एलिट वर्ग बन गया था इंग्लैंड में कि कितने उच्च वर्गीय, उनके बहुत लोग शान से उनको बहुत सम्मान के साथ देखने लगे। तो अंग्रेजी सरकार सोचने लगी कि कुछ तो घालमेल है, कंपनी तो डूब रही है और इसके जो अधिकारी है वो ऊपर जा रहे हैं, ये क्या चक्कर है। तो उसे लगा कि उसको कंपनी पे एक रेगुलेशन स्थापित करना चाहिए, उसको पता तो होना चाहिए कंपनी कहाँ से क्या कर रही है। तो इन सब के लिए उन्होंने एक्ट लेके आई कंपनी कि आज से हम आपको रेगुलेट करेंगे, हमारे यहाँ पे नियंत्रण है, हम आपको देखेंगे और आपने पैसे हमसे उधार मांगे, ठीक है हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज के बाद आप हमारे रेगुलेशन में रहोगे, हमें पता है कि आज के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसके उन्होंने कुछ नियम बना दिए कि बंगाल का गवर्नर जनरल और बंगाल का जो गवर्नर है वो अन्य 2 प्रेसिडेंसी, जो कलकत्ता थी, मद्रास थी, उस पर सर्वोच्च रहेगा। कोई भी नियम कानून बनेगा तो यदि एक व्यक्ति को कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर अपने साथ मिला लेता है तो उसी के कानून मान्य माने जाएंगे। तो इस तरह के कुछ प्रावधान थे।
शेयरधारकों का भी हिस्सा बढ़ाया गया। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनकी संख्या 18 थी, उसे 24 कर दिया गया। तो इस तरीके से एक नियंत्रण उस पर स्थापित किया गया। पहली बार एक दूर दराज जो कंपनी थी उस पर अपनी सरकार का नियंत्रण पहली बार स्थापित हुआ। इस तरह यहाँ से एक संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई बच्चों। और अंत में लेकिन हमारे सिलेबस में 1909-1919 का एक्ट है, तो आज हम सीधे 1919 पर आते हैं। बाकी आप लोगों को कभी भी इसका ज़्यादा डिटेल पढ़ना हो, सॉरी आज थोड़ी प्रॉब्लम है तो बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा खांसी की वजह से, तो आप थोड़ा, तो जो भी एक्ट है, इम्पोर्टेंट एक्ट है, वो मैं अलग से एक वीडियो में मैं बना दूंगी जिसमें हम ब्रिटिश सरकार का संवैधानिक विकास के उसमें हम उसको अलग से देख लेंगे। आज हम बात करते हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम की, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो बच्चों 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम का प्रस्ताव था उस समय था तत्कालीन भारत मंत्री था लॉर्ड मार्ले। भारत मंत्री हुआ करता था बच्चों, ठीक है। भारत मंत्री की पोस्ट थी, भारत से संबंधित मामलों को देखती थी, जो लॉर्ड मार्ले था उस समय। भारत की व्यवस्था, जब भारत में क्या चल रहा है उससे संबंधित मंत्री कहाँ था? ब्रिटिश कैबिनेट में। और गवर्नर जनरल जो यहाँ स्थापित था उस समय वो था लॉर्ड मिंटो। तो इन दोनों ने इसे मिलकर तैयार किया, इसलिए इस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसका ध्यान रखना है अलग से कि इसी को ही मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, 1909 के अधिनियम को। तो इस समय आप देखिए कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, ये अधिनियम क्यों लाया गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ 1909 है, तो यहाँ पे आप ज़रा थोड़ा बैकग्राउंड में जोर डालिए अपनी स्मृति पे, क्या चल रहा है यहाँ भारतीय जो यहाँ पे जो जन आंदोलन चल रहा है, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो किस फेज में है भाई। 1885 से हम जनरली इसकी शुरुआत मान लेते हैं, जहाँ से कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद 1885 से पहला जो वर्ग आता है कांग्रेस में, उदारवादियों का वर्ग था, जिन्होंने भारतीय जनमत को प्रशिक्षित किया राजनीतिक प्रश्नों पे। भारतीय जनता में को ऊंच नीच की भावना, जातिवाद, प्रांतवाद, क्षेत्रीयतावाद, इनसे ऊपर उठकर राजनीतिक प्रश्नों पर एकमत होने का प्रशिक्षण दिया। उन्हें लगा, उनमें जो एक कायरता थी, उन्हें जो एक उदासीन था उस समय भारतीय जनता में घिर के आ गई थी, कि जो एक आम जन ये समझ बैठा था कि मुझे कोई मतलब नहीं है, कौन मुझ पे शासन कर रहा है, कौन मेरा शोषण कर रहा है। तो ये एक तरीके की जो उदासीनता भारतीय जनमानस में उस समय स्थापित थी, इसको तोड़ने में कांग्रेस के उदारवादियों की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिन्होंने भारतीयों को इन जो परंपरागत तत्व थे, जाति, प्रथा, प्रांत, क्षेत्र, इनसे ऊपर उठाया और एक संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा और इस एक प्रश्न पे बांधा कि हम किसी भी स्थिति में किसी का भी शोषण हमारे ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे एक फेज आता है बच्चों 1905 के बाद, आपने देखा उग्रवादी एक गरम दल का और उग्रवादियों का प्रभुत्व कांग्रेस पे स्थापित हो जाता है, क्योंकि एक वर्ग विशेषता जो उदारवादियों की प्रार्थना पत्र संस्मरणों की और वर्ष में एक बार एकत्रित होकर प्रार्थना पत्र देने, अपनी मांगों को रखने और इस तरह सम्मेलन करने की नीतियों में जरा सा भी विश्वास नहीं करता था, और यह वर्ग था उग्रवादियों का वर्ग। उग्रवादियों का पाश्चात्य संस्कृति में जरा सा भी विश्वास नहीं था, वो भारतीय संस्कृति को ही अपना प्रेरणा मानते थे। दूसरी चीज़, उनको वो चाहते थे कि स्वदेशी बहिष्कार जैसे साधनों को अपनाया जाए, क्योंकि जो अंग्रेज है वो शांतिपूर्ण प्रार्थना पत्रों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हम आत्म बलिदान उनके सम्मुख नहीं करेंगे, गौरव की भावना हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी हमारी ही संस्कृति को लेके, जब तक हम पाश्चात्य विचारों को नहीं नकारेंगे, तो ये अंग्रेज यहाँ से नहीं जाएंगे, ना ही हमें पूर्ण स्वराज्य देंगे। और हमें औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं चाहिए जो उदारवादियों की मांग थी, अपितु तिलक जो प्रमुख उग्रवादी नेता था वो कहता है स्वराज्य तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो आप सोचिए, एक अलग विचारधारा आ गई। उसके बाद एक तीसरी विचारधारा आई, क्रांतिकारी विचारधारा। और इन सब के बीच में बच्चों, अगर आप लोगों में कंटिन्यूटी है पढ़ने की, आप जरा थोड़ा सोचिएगा कि उस समय बंगाल का आंदोलन चल रहा है, बंग भंग, ठीक है, 1906 से जो शुरू हुआ, 1905 से जो शुरू हुआ,
और उस बंग भंग आंदोलन की ही पृष्ठभूमि अभी तक यहाँ चली रही थी। और इसी बीच एक क्रांतिकारी वर्ग, क्रांतिकारी विचारधारा भी यहाँ पनप गई बंगाल में 1906 में। और ये कहाँ से पनपी? उसी बंग भंग आंदोलन के दरमियान, जिसमें बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जैसे दो भाई थे। इन्होंने 1906 में एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, युगांतर। 1907 में अनुशीलन नामक समिति का गठन किया, जो क्रांतिकारी संस्था थी, और इनके द्वारा आतंकवाद का प्रचार और संचालन किया। तो ये एक क्रांतिकारी आंदोलन भी समानांतर में चल रहा था, बंग भंग और उग्रवादियों के समानांतर। ठीक है, अब मान लीजिए कि 1909 तक तो वो थे। 1909 उसके बाद हम देखते हैं कि और भी इस तरह, जैसा अलीपुर षड्यंत्र नामक मुकदमा आपने पढ़ा हो, उसमें भी प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने, एक जज था किंग्सफोर्ड, उस पर बम फेंक दिया। बारिंद्र कुमार घोष ने एक भवानी मंदिर नामक एक पुस्तक निकाली। तो इसमें क्या था, अंग्रेजों के खिलाफ एक असंतोष का स्वर यहाँ देखा गया। इसके अलावा तिलक ने अपने पत्र निकाले, केसरी और मराठा, इनसे भी क्रांतिकारी आंदोलन आगे जाके और ज़्यादा होने लगा। अब आप यहाँ देखिए कि बैकग्राउंड में माहौल है कि क्रांतिकारी विचारधारा अलग चल रही है, बंग भंग आंदोलन अलग चल रहा है, स्वदेशी बहिष्कार जैसे मुद्दे चल रहे हैं, और इसके बीच में ही अंग्रेजों ने इस राष्ट्रीयता के तत्व को जो कुचलने के लिए, जो भारतीय जनता में जो राष्ट्रीयता घिर के आ गई थी, उसको कुचलने के लिए मुस्लिमों को हवा देना शुरू कर दिया। पहले वो मुस्लिमों के खिलाफ थे 1857 के विद्रोह के बाद, तो क्योंकि उन्हें पता था 1857 के विद्रोह में हिंदुओं के साथ जो एक वर्ग था वो मुसलमान ही था, जिसने कंधे से कंधा मिलाकर इतना बड़ा एक विद्रोह हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। तो बहुत शातिर थे अंग्रेज, वो हमेशा से ही बांटो और राज करो की नीति करते थे। एक वर्ग के खिलाफ हो जाते थे, एक वर्ग को अपने पक्ष में कर लेते थे, और उसको पक्ष में करने के लिए उसके हितों का ध्यान रखते थे। 1857 के बाद उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, मुसलमानों को तो साइड में कर दिया और हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार किया। लेकिन अब यहाँ उल्टा होगा। 1906 के बाद जब उन्हें लगा कि राष्ट्रीयता बहुत ज़्यादा भारतीयों में आ गई है, तो हमें इनमें फूट डालना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह आगा खां का एक प्रतिनिधिमंडल था बच्चों, ठीक है। आगा खां का प्रतिनिधिमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला, ठीक है, लॉर्ड मिंटो से, और लॉर्ड मिंटो से कहा, लॉर्ड मिंटो के आश्वासन पे 1906 में ये लोग मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। तो ढाका का नवाब था एक सलीमुल्लाह खां और आगा खां, ये दोनों ने मिलके 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया, जिसका पहला अध्यक्ष आगा खां था। और इसका पहला जो अधिवेशन था वो कराची में 1907 में हुआ मुस्लिम लीग का, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष तो अंबिका चरण मजूमदार और मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना था। और मुस्लिम लीग क्यों बनी? मुस्लिम लीग की मांग थी कि मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर एक प्रथम मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण किया जाए, क्योंकि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते। और इसके तर्क में हमारे जिन्ना साहब ने कहा कि हम परंपरागत रूप से जो जिन्ना का कहना था कि हिंदू और मुसलमान दोनों भिन्न हैं, इनके धार्मिक सिद्धांत और सामाजिक रीति रिवाज दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, इनमें परस्पर रोटी बेटी का संबंध नहीं होता, दोनों के जीवन संबंधी दृष्टिकोण में अंतर है। तो ऐसे में दो राष्ट्रों को एक राष्ट्र में गूंथने का प्रयास यहाँ पे असंतोष पैदा करेगा। ये लाइन थी लाहौर अधिवेशन के 1940 में जिन्ना के द्वारा कही गई। तो इस समय जिन्ना अपनी मांगों में बहुत कट्टर हो चुका था। लेकिन मैं बात करूँ 1906 के मुस्लिम लीग के गठन की, जहाँ पे अभी सिर्फ अंग्रेजों के इशारों पे इसे बनाया गया। कुछ पृथकतावादी मुसलमान थे जो हिंदू के साथ उस विचारधारा में नहीं आना चाहते थे, राष्ट्रीयता में नहीं जानना चाहते थे। उन्हीं पृथकतावादी मुसलमानों को अंग्रेजों ने हवा दी और राष्ट्रीयता की भावनाओं को कुचलना उनका प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने अलग से मुस्लिम लीग बना दी ताकि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग हिंदुओं से अलग कर सके वो, क्योंकि जब ये बट जाएंगे तो कौन सी राष्ट्रीयता से हमें भगा पाएंगे ये, बस। तो और इस लीग ने सबसे बड़ी चीज़, जैसे इसका निर्माण हुआ तो बंग भंग का समर्थन किया। देखो पहला ही उल्टा काम कर दिया ना, हिंदू से अलग तो हुआ जो हुआ, और क्या कहा अंग्रेजों ने, बहुत सही किया है बंगाल का विभाजन करके, देख लियो। अब यहीं अटक गई, देखो राष्ट्रीयता तो यहीं खत्म है इनकी। और मुस्लिम आरक्षण की मांग को मनवाया आगे 1916 के अधिवेशन में।
ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में भी रोड़े अटकाए और 1940 में अंततः इसी मुस्लिम लीग के कारण ही पाकिस्तान की मांग को बल मिला, क्योंकि यहाँ पे जिन्ना साहब बहुत कठोर हो गए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब हमारे सामाजिक और धार्मिक सिद्धांत अलग है, हमें रोटी बेटी का संबंध नहीं होता, तो आप हमें क्यों एक साथ रखना चाहते हैं। हालांकि जिन्ना को पता था कि वो गलत कर रहा है, उसको पता था, लेकिन वो अपना कद उस समय बहुत छोटा महसूस करने लगा था जिन्ना। यदि वो इस तरह का सिद्धांत नहीं देता, इस तरह की बात को लाहौर अधिवेशन में नहीं उठाता, तो उसे अलग से महत्व नहीं दिया जाता। वो अपनी बातों को इसलिए रखना चाह रहा था इतने दबंगाई के साथ, क्योंकि उस समय आपको पता है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो सबसे बड़ा व्यक्तित्व था और सबसे प्रमुख नेता जो उस समय उभर चुका था, वो था महात्मा गांधी। और गांधी के सामने जैसे ही महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के मंच पे आते हैं, उस समय जितनी भी धाराएं, कांग्रेस की जितनी भी धाराएं थी, चाहे उदारवाद हो, उग्रवाद हो, क्रांतिकारी विचारधारा हो, बच्चों 1919 के बाद ये सारी धाराएं नीचे हो गई और जो सबसे ऊंचा एक व्यक्तित्व रहा वो था गांधी और गांधी के सिद्धांत। और आप देखिए, उग्रवाद, उदारवाद और क्रांतिकारी विचारधारा से एकदम अलग उस व्यक्ति के सिद्धांत थे। ना वो बंदूक की राजनीति में विश्वास करता था और ना ही वो धरने इस तरीके से, जैसे हाँ, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन उसकी नीति थी, सत्याग्रह उसकी नीति थी, अहिंसा उसकी नीति थी। और यही सब, और आप एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, इस सत्याग्रह का विकास गांधी ने यहाँ नहीं किया। इससे पहले गांधी जो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में जो करके आए थे, गिरमिटियों के साथ जो भेदभाव होता था। गिरमिटिये कौन थे? जो भारतीय और जो इंडोनेशियाई वासियों को वहाँ पे गन्ने के खेतों में काम करने के लिए जो बहुत पहले का एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत वो लोग वहाँ कमाने चले गए थे। इंडियंस भी थे उसमें बहुत मेजॉरिटी में। उनको गिरमिटिया, यानी एक गिरमिट का अर्थ होता है एक निश्चित बंध में बॉन्ड जिसके साथ किया गया हुआ ना, गिरमिट एक जो एक शर्तों के साथ बंधा हुआ हो। तो इस तरह गिरमिटियों के साथ वहाँ पे समान व्यवहार नहीं किया जाता था। आपको पता होगा साउथ अफ्रीका भी इंग्लिश जो अंग्रेज है उसका उपनिवेश था। जैसे हम उपनिवेश थे, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में भी उनका उपनिवेश था। जैसे प्रेटोरिया, जोहान्सबर्ग, जितने भी जहाँ पे गिरमिटिये थे, वहाँ जहाँ सोने की खाने निकली थी ना, वह जोहान्सबर्ग में, इनमें वहाँ पे सब पे अंग्रेजों का ही कब्जा था। तो उन लोगों ने वहाँ समानता का व्यवहार नहीं किया, वहाँ उनके साथ असभ्य कह के उनके दुत्कार दिया। तो वहाँ पे भी गांधी ने उस भेदभाव को महसूस किया। जब वो अब्दुल्ला के केस की पैरवी करने साउथ अफ्रीका जाते हैं 1896 में, और पहली बार जब यूरोपियन मजिस्ट्रेट उन्हें पगड़ी उतारने का हुक्म देता है, क्योंकि वो एक काला था, भारतीय था, वो कहता है कि आप ये पगड़ी उतारिए, तो उन्हें लगता है ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं क्यों पगड़ी उतारूँ अपनी, ऐसा क्या है, सिर्फ इसलिए कि मैं काला हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं भारतीय हूँ। तो ये तो कोई न्यायशील बात नहीं है। ऐसे ही जब वो प्रथम श्रेणी की रेल डिब्बे में यात्रा करते हो तो उन्हें वहां से उतार के फेंक दिया जाता है स्टेशन पे। इवन जो घोड़ा गाड़ी तांगा वाला आता है, उसको भी तांगे की जो पैर वाली जगह होती है वहां पे बिठाया जाता है उसको, और गोरे ऊपर बैठते हैं। वो सोचता है सिरकम पे बिठाया जाता है, सिकरम होती है एक तांगे वाले की, जो सिकरम नीचे बैठने की जो जगह होती है। तो गांधी सोचते हैं ये हो क्या रहा है। तो या उसके पास, वहां गांधी के पास दो रास्ते थे कि या तो वो उस अपमान को भूल जाता और अपने पथ पे आगे बढ़ जाता, या जो प्रतिरोध का अंकुर आज उसके हृदय में जन्म ले चुका था, उसे कौम के प्रति, तो जिसके विरुद्ध लड़ाई थी वो आसान नहीं थी। वो लड़ाई थी एक ऐसे साम्राज्य के खिलाफ कहा जाता था जिसके बारे में कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता। ब्रिटेन के बारे में एक टैगलाइन थी बच्चों कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता। इसका मतलब था कि दुनिया के हर कोने में एक समय में ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो कहीं ना कहीं तो सूरज जाएगा। जब हमारे यहाँ ढलता है तो वो दूसरी जगह उग जाता है उसी समय पे ही। तो जब सभी जगह उसका राज है, इधर भारत, इधर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जाने कहाँ, इवन यहाँ अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, सब जगह उसके उपनिवेश है। इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्व द्वीप समूह है, वहाँ पे भी उसके उपनिवेश है। तो जब पृथ्वी के सारे हिस्से में हर देश पे उसने अपना अधिकार जमा लिया, मिस्र, यूरोप, अमेरिका, फिर छोड़ा कहाँ, तो बताओ कैसे सूरज अस्त होगा उसके साम्राज्य का, क्योंकि साम्राज्य के सारे हिस्से तो उसके अधीन है। इसलिए कहा जाता था कि ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी सूरज अस्त नहीं होता। तो ऐसे साम्राज्य के खिलाफ लोहा लेना, उसके खिलाफ खड़े हो जाना, एक दुबला पतला गांधी जिसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी बेचारा, जब कोई भाषण बोलने के लिए कहता था ना, तो आंखों के आगे ना अंधेरा छा जाता था उसके।
इतना शर्मीला, इतना संकोची स्वभाव का व्यक्ति, सोचो उसने कितना उसको मतलब एक कितना उस दिन उसके हृदय में दुख रहा होगा कि उसने इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया, बिगुल बजा दिया, और अपने इरादों में वह सफल भी रहा साउथ अफ्रीका में, और उसी सत्याग्रह का अनुभव उसे हिंदुस्तान की लड़ाई में भी सफल जननेता और जननायक सिद्ध कर देता है। तो चलो मैं थोड़ा बैकग्राउंड में ज़्यादा चली जाती हूँ अपने टॉपिक से हटके। बात चली थी कि 1909 में जो अधिनियम हुए तो उसके उद्देश्य क्या थे। तो बेटो थोड़ा बच्चों ये है ना, जो लास्ट का बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है। हिस्ट्री में देखो कंटिन्यूटी है, आपको मैं सीधे काट के सुनाऊंगी पढ़ाऊंगी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो बच्चा कंटिन्यूटी से टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेगा उसको जरूर समझ में आएगा। मैं इसलिए कह देती हूँ कि बैकग्राउंड में पढ़ाऊंगी तो थोड़ा ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस अधिनियम को पारित क्यों किया गया, इसके उद्देश्य थे। पहला था कि कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार संतुष्ट करना चाहती थी, जो 1892 के भारत परिषद अधिनियम से असंतुष्ट थे। आपको पता था इस समय उग्रवादी आ चुके हैं, अब उग्रवादियों का प्रभाव बढ़ रहा था, तो अंग्रेजों ने सोचा अब हम उदारवादियों को थोड़ी सी फैसिलिटी दे देते हैं। वो हमारे सामने प्रार्थना पत्र संस्मरण लेके आते थे, हमने कभी सुनी नहीं, अब सुन लेते हैं उनकी, ताकि जो उग्रवादी उन्हें बार बार यूँ कहते हैं कि देखो तुमने क्या कर लिया, तुम्हारे कितने प्रार्थना पत्र उन्होंने मंजूर किए, कितनी मांगे मान ली, तो अगर हम ये एक्ट पारित कर देते हैं तो उदारवादियों को कुछ सहूलियत मिल जाएगी और उनको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि देखो ब्रिटिश सरकार ने भी हमारी मांगे मानी है। समझ रहे हो आप। दूसरा था मुसलमानों को अपने पक्ष में करना चाहती थी, इसके थ्रू जो आरक्षण दिया देखो 1906 में मुस्लिम लीग बन चुकी है, अब अंग्रेज फूट डालने के लिए मुसलमानों को आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मुसलमानों को विधानसभा में अतिरिक्त सीटें दी जाएगी, उनको आरक्षण व्यवस्था करेंगे। आप देखो, आप आगे देखना। तीसरा कारण था उग्र राष्ट्रवादी तत्वों का दमन करना। वो तो है ही, राष्ट्रवाद के दमन के लिए तो ये लाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वर्ग सब इसमें साथ हो रहे थे, यदि ये एक्ट आ जाएगा तो उदारवादी इससे अलग हो जाएंगे, राष्ट्रीय आंदोलन से उन्हें लगेगा चलो देखो अंग्रेज सरकार ने हमारी मांगे मान ली। कोई और तत्व जो अंग्रेजों की सत्ता में तनिक भी विश्वास रखते थे वो इस आंदोलन से अलग हो जाएंगे। तो 1909 के अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे। पहला था कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, जो बहुत लंबे समय से उदारवादियों की भी मांग थी कि हमारे केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों को बढ़ाओ, और पदेन सदस्यों की संख्या को मिलाकर टोटल ये 69 हो गई। ठीक है, पदेन मतलब पदेन सदस्य में जिस गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल होती थी, एक सेनाध्यक्ष भी होता था। ठीक है, 6 तो परिषद के ही सदस्य हो गए, एक गवर्नर जनरल हो गया, एक सेनाध्यक्ष और एक प्रांतीय गवर्नर, ये 9 हो गए सरकारी। अब और जो इसके अलावा जो 60 थे उसमें जैसे 33 तो मनोनीत थे और 27 निर्वाचित थे। अब यहाँ पे देखिए चुने हुए की संख्या कम है और मनोनीत की 33 है। मनोनीत कौन से थे? जो अंग्रेज सरकार चुनेगी अपनी इच्छा से। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उन्होंने निर्वाचित सदस्यों को जानबूझ के कम रखा है ताकि कभी किसी मुद्दे पे वोटिंग हो ना तो मनोनीत सदस्य अधिक हो और प्रस्ताव किसके पक्ष में जाए? अंग्रेज सरकार के पक्ष में। ठीक है, समझ आ गया आपको। तीसरा, बंगाल, बम्बई, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत की जो विधान सभाएं थी उनकी सदस्य संख्या 50 और अन्य प्रांतीय विधानसभाओं की सदस्य संख्या 30 निर्धारित की गई। ठीक है, जहाँ केंद्रीय व्यवस्थापिका में सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, वहीं प्रांतीय विधानसभाओं में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। प्रांतों में गैर सरकारियों का बहुमत था, जबकि जो केंद्र में था उसमें किसका बहुमत था? सरकारी सदस्यों का। विधानसभा, अब अगला है विधानसभाओं के अधिकारों में भी वृद्धि की गई। विधानसभाओं के सदस्यों को अब सार्वजनिक हितों से संबंधित प्रस्तावों पर बहस करने और पूरक प्रश्नों को पूछने का अधिकार दिया गया, जो आज तक नहीं दिया गया था। वो कभी भी पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, ना बहस करते थे। बच्चों, जो असेंबलीज होती है, पार्लियामेंट होती है, वहाँ जनरली क्या होता है, जो भी कानून आता है, जो भी अधिनियम आता है, उसमें बहस होती है कि ये किस तरीके से लाभ है, किस तरीके से हानि है, किसको इससे फ़ायदा है। तो इस तरीके से बहस होती है। लेकिन अब से पहले इन प्रस्तावों पर बहस करने का अधिकार नहीं दिया गया था। पहली बार 1909 के अधिनियम से प्रस्तावों पर बहस कर सकते थे सदस्य, सार्वजनिक हितों से संबंधित जो प्रस्ताव थे उन पे, और पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे।
वार्षिक बजट पर बहस कर सकते थे, संशोधन प्रस्ताव रख सकते थे और बजट के कुछ अंशों पर मतदान का अधिकार भी उन्हें दिया गया। तो पहली बार भारतीयों को यहाँ मतदान का अधिकार दिया जा रहा है। आप देखिए, बजट पे बहस भी कर सकते हैं, वो संशोधन भी कर सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली लागू की गई, अर्थात निर्वाचन क्षेत्र प्रादेशिक व जनसंख्या के आधार पर नहीं बनाए जाकर धर्म और व्यवसाय के आधार पर बनाए गए। अब जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र बनते हैं वो प्रदेश की स्थिति क्या है और जनसंख्या कितनी है उस आधार पर बनते हैं, लेकिन उस समय में धर्म और व्यवसाय को आधार बनाया गया। जैसे कुछ स्थान जमींदारों के लिए आरक्षित किए, कुछ मुसलमानों के लिए, कुछ नगर पालिका और कुछ जिला बोर्डों के लिए निर्धारित किए गए। इस अधिनियम द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गई। अब यहाँ पे मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित तो की ही जानी थी, क्योंकि प्रमोट ही मुसलमानों को कर रहे हैं यहाँ पे अंग्रेज। पहले मुस्लिम लीग बनवा दी इशारों से, अब यहाँ पे विधानसभाओं में उन्हें अलग से सीटें दी गई, वो भी आरक्षित सीटें। केंद्रीय व प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त हुआ। गवर्नर जनरल की परिषद में पहला भारतीय सदस्य एसपी सिन्हा को नियुक्त किया गया। केंद्र और प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य नियुक्त हुआ। एसपी सिन्हा गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त पहला भारतीय था। ये इनके प्रावधान थे। अब बच्चों इसकी थोड़ी समीक्षा करते हैं कि क्या वाकई ये कुछ फ़ायदा दिया इस एक्ट ने भारतीयों को। तो देखो, इसकी आलोचनात्मक समीक्षा में हम यही कह सकते हैं कि ये जो अधिनियम था, सबसे इसकी पहली बुराई, इसने सांप्रदायिकता का वो बीज बो दिया जिसने कालांतर में भारत के दो टुकड़े करवा दिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया, तो अब आगे जाके इसी ने तो पाकिस्तान की मांग को हवा दी, क्योंकि यहीं से जब उनको आरक्षण मिल गया तो आगे निरंतर उत्तरोत्तर वो अपनी मांगों को रखते गए। ठीक है। दूसरा, कार्यकारिणी को कैबिनेट होती है जो हमेशा से ही विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन जो यहाँ की कार्यकारिणी है, कौन कार्यकारिणी किसकी थी? गवर्नर जनरल की काउंसिल, जो सारे जितने भी नियम बनते थे, अधिनियम बनते थे, कानून बनते थे, उनको लागू करवाती थी, जो विधानसभाएं बना के देती थी। लेकिन हमेशा वो जो कैबिनेट होती कार्यकारिणी, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नॉर्मली हमारे यहाँ भी है, हमारा कैबिनेट किसके प्रति उत्तरदायी है भाई? हमारी विधायिका के प्रति। जब तक कैबिनेट की जो पार्टी है वो अपना बहुमत रखती है विधायिका के प्रति, तब तक ही वो कार्य कर सकते हैं, तब तक ही उन प्रस्तावों पर बहस, चर्चा, बजट पारित करना सब कर सकते हैं। यदि उनका बहुमत नहीं है, वो उसी दिन सरकार खत्म हो जाती है। आपको पता है, ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। लेकिन यहाँ पे कभी भी उस काउंसिल को विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया। यद्यपि प्रांतीय विधानसभाओं में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, किंतु सरकार की कृपा से नियुक्त गैर सरकारी मनोनीत सदस्य भी सरकार का ही पक्ष लेते थे, अतः इनमें सरकारी प्रभाव अधिक था। तो एक तरीके से ये जो प्रांत की विधानसभाएं थी, वहाँ पे जैसे भारतीयों से संबंधित मांगों से संबंधित कोई प्रस्ताव आए, उस पर चर्चा हो, ऐसा कम ही उम्मीद थी। क्योंकि इसमें देखिए, जो विधानसभाओं में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत है और जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी सरकार का ही पक्ष लेते थे। यद्यपि विधानसभाओं के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई, किंतु गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विशेषाधिकार के नाम पर इनके अधिकारों के प्रयोग करने पर रोक लगा दी गई। विधानसभा के सदस्यों का अधिकार दिया गया था ना कि वो बहस कर सकते हैं, पूरक प्रश्न रख सकते हैं, वार्षिक बजट पर बहस कर सकते हैं, संशोधन प्रस्ताव रख सकते हैं, बजट के कुछ अंशों पर मतदान करा सकते हैं। किंतु लास्ट में सर्वाधिक शक्तिशाली, इसमें भी गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि यदि उसे लगेगा कि इस प्रश्न पर बहस आवश्यक है तो ही वो उसे अनुमति देगा उन्हें बहस करने की, नहीं तो नहीं देगा। जैसे ST SC के मुद्दे हुए, जनजातियों के मुद्दे हुए और आर्थिक व्यय से संबंधित मुद्दे हुए, इसमें गवर्नर जनरल सर्वे सर्वा था और वो उन प्रस्तावों पर बहस करने की अनुमति कदापि नहीं देता था। उसके विवेकाधिकार के अधीन कर दिया गया इस अधिकार को। इस एक्ट द्वारा बहुत कम मताधिकार दिया गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका में केवल 650 और प्रांतीय विधानसभा में केवल 200 लोगों को ही मताधिकार दिया गया। पहली बार मताधिकार दिया गया, लेकिन बहुत ही सीमित रूप में। तो अब इस एक्ट के बारे में कूपलैंड एक विद्वान है, उसने कहा
द इंडियन प्रॉब्लम उसकी बुक थी, उसमें लिखा कि ये विधान परिषदें संसद नहीं होकर गवर्नर जनरल और गवर्नरों के दरबार मात्र बन के रह गए। समझ गए बच्चों, ये वो पार्लियामेंट नहीं थी, वो उस विधान परिषदें नहीं थी जहाँ बहस होती थी, जहाँ प्रस्ताव पास होते थे, नहीं, ये तो उस गवर्नर का दरबार था जहाँ अंतिम शक्ति किसके पास थी, गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास। ऐसे ही गोपाल कृष्ण गोखले ने इस अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा है कि इन सुधारों में जो भी अच्छी बातें थी वे अनेक सरकारी नियम और विनियमों द्वारा नष्ट कर दी गई। इस अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य स्वयं जो भारत सचिव था मार्ले, उसके शब्दों में सुनिए क्या था। वो मिंटो से कह रहा है, मिंटो याद रखना हम सांप्रदायिकता का वो बीज बो रहे हैं ड्रैगन टीथ, और उसकी फसल भी बहुत कड़वी होगी। समझ गए उसकी फसल क्या थी, पाकिस्तान। पहली बार 1907 में भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 2 सदस्य भारतीयों को नियुक्त किया गया। जो भारत परिषद थी उसमें के.जी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो अब देखिए इसका हमने समीक्षा भी कर ली। अब इसकी आलोचना में भी हम कुछ सोचे। यदि हमें 1909 के अधिनियम की आलोचना पूछी जाती है वो अलग चीज़ होती है, और इसकी जो समीक्षा होती है वो अलग चीज़ होती है। समीक्षा तो अभी मैंने बताया। अब आलोचनाओं में हम यदि पूछा जाता है तो ये लिखेंगे, पहला कि कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति अनुत्तरदायी होना, ये गलत था जो इसमें था। दूसरा कि सार्वजनिक मुद्दों के प्रस्ताव केवल संस्तुति के रूप में पेश किए जाएंगे और सरकार ऐसे प्रस्तावों को मानने के लिए बाध्य नहीं थी, उन्हें बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकता था। यानी कि गवर्नर चाहेगा तो ही उस पर इजाज़त मिलेगी, अन्यथा वो उसे निरस्त भी कर सकता था। तीसरा कि संसदीय अधिकारों का विकास तो हुआ, परंतु जब उत्तरदायित्व का अभाव था तो कार्यकारिणी से घर्षण की स्थिति पैदा हुई। जब वह एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं है तो वह संघर्ष की भी स्थिति पैदा होती है। तो ये 3-4 जो पॉइंट है वो हम इसकी आलोचना में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही। कल 1919 का अधिनियम देखूंगी।